नवाज शरीफ को सिर्फ PML-N से N हटाना चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। ऐसे फैसलों पर अमल हो जाता है, सजाएं मिल जाती हैं, लेकिन उन्हें कोई तस्लीम नहीं करता। साहब रिजाइन कर देंगे आप? Good evening and welcome to Tonight with Faria. वजीर खजाना इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? Let's take a look at the headlines tonight. शरीफ खानदान के खिलाफ कानूनी महाज पर तेजी आ गई। नायब अदालत ने वजीर खजाना इसहाक डार पर फर्द जुर्म आयद कर दी। पीपल्स पार्टी ने वजीर खजाना इसहाक डार के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। ये क्राइसिस क्रिएट करना चाहते हैं मुल्क में, ये इस सिस्टम को डीरेल करना चाहते हैं, इनकी इंटेंशन ये है और ये उससे बेनिफिट लेना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में अपना ऑपोजिशन लीडर लाने के लिए सरगर्म। क्या फर्द जुर्म आयद होने के बाद वजीर खजाना के ओहदे पर रहने का कोई जवाब बाकी है? पूछेंगे मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असेंबली राना अफजल खान से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा फिरदौस आशिक आहवान से। पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इतलात चौधरी मंजूर अहमद से और साबिक प्रोसिक्यूटर नायब शहजाद अकबर से। And a very warm welcome to the show. एक और अहम डेवलपमेंट वजीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ जायद सजाद केस में अब बाकायदा वो मुल्जिम बन चुके हैं। आज एहतसाब अदालत ने उन पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। ये इस मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इस हवाले से कह लें, अलमिया कह लें कि पहले प्राइम मिनिस्टर हटाए जाते हैं, अब वजीर खजाना जो कि आप कह सकते हैं सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोजीशन है पाकिस्तान की, वो भी कंट्रोवर्सी का शिकार हैं। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 28 जुलाई के फैसले के असरात से अभी तक बाहर नहीं आ सके। उसकी रिपरकशंस, उसकी रेजोनेंस आपको अभी भी सुनाई दे रही है। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने बहुत सुना और ये जो सदाएं गूंज रही थी कि ये डील के नतीजे में आए हैं और मामला जो है अब कहीं अंदरूनी खाना तय पा चुका है। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने उसको निगेट किया, बहुत ही खुलकर नवाज शरीफ साहब ने तनकीद की। नजर आ गया कि वो किसी भी तरीके से हथियार डालने के लिए तैयार नहीं है, हेड ऑन कॉन्फ्रंटेशन की तरफ जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने वजीर खजाना के इस्तीफे का मुतालबा किया है और साबिक वज़ीर आज़म पर मुल्क में इंतशार फैलाने का इल्जाम लगा दिया है। लेट्स वॉच शहीर रहमान। इन्होंने बार बार मुल्क को कंफ्यूजन और इंतशार में ले गए अपनी ज़ात के लिए। अदारों के साथ तसादुम है, बड़ी बड़ी स्क्रिप्ट, बड़ी तहरीर पढ़ी गई, तो जाहिर है ये पहले से कोई बात की गई है अंदर पार्टी में, अंदर खाने में, और फिर कहा गया कि उनके जितने भी बच्चे हैं वो नहीं आएंगे सामने, साफ बात नज़र आ रही है। तो अगर रूलिंग फैमिली कि पूरा ख़ानदान नहीं अदालतों को मानता तो आम इंसान क्या कहे? राना अफजल खान साहब, आई स्टार्ट विद यू। ये अब कोई नई खबर तो नहीं है कि शायद किसी वक्त भी इसहाक डार साहब जा सकते हैं, या आज से नहीं काफ़ी दिनों से गर्दिश कर रही है। मॉरल हाई ग्राउंड पे नहीं हो जाएंगे अगर खुद रिजाइन कर दें? देखें, आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि बड़े इल्ज़ामात लग गए हैं, चार्जशीट हो रहे हैं। हम लोग तो पॉलिटिशियन रोज़ चार्जशीट होते हैं और गवर्नमेंट रोज़ चार्जशीट होती है। इमरान खान की जितनी गुफ्तगू होती है वो चार्जशीट होती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि मेरी अपनी लाइट नोट, आपने इमरान खान साहब को इतनी अहमियत दे दी है कि आप नैब के केसेस में चार्जशीट को इक्वल कर रहे हैं एक ऑपोजिशन के एक शख्सियत के इल्जाम बराबर आ गए। इल्जाम लगाना, दूसरे को चोर कहना, दूसरे को इस तरह की बातें करना, ये चार्जशीट है, सियासी बयान है, ये नैब है। देखें, सियासी बयान में अदालत है, सियासी अदालत भी नहीं है, ये एक प्रोसिक्यूटर है। प्रोसिक्यूटर ने उस अदालत में चार्जशीट दी है और मैंने 4 साल डार साहब के साथ बड़ा करीब से काम किया है। इतने बड़े एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, इतने बड़े इकोनॉमिस्ट, वो क्या ख्याल है अर्थमेटिक नहीं उनको आती?
इंशाल्लाह वो अपनी प्रॉपर्टी के जो उन्होंने बताया है कि अब यहाँ पे ये टेलीफोन जो है 10,000 का है, आप 1 लाख रुपए का लिख के इसकी कीमत बना दें कि जी 80 करोड़ के 80-90 अरब रुपए की हो गए। मेरा अपना ख्याल है कि ही विल बी एबल टू डिफेंड। वैसे मॉरल हाई ग्राउंड की बात करी थी, क्यों नहीं अपने आप को डिफेंड करते हैं, फिर वापस आ जाए। देखिए मॉरल हाई ग्राउंड फिर वो कहेंगे मुझे क्यों निकाला, कैसे ले सकते हैं? लाहौर में एक वाकया होता है, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर FIR हो जाती है, फिर लोग कहते हैं जी मॉरल हाई ग्राउंड है, प्राइम मिनिस्टर भी रिजाइन कर दे। इस मुल्क के एक वाकया सर वो काफी बड़ा वाकया जैसा भी था, छोटा था बड़ा था, लेकिन मियां नवाज शरीफ तो पाकिस्तान के वजीर आजम इस्लामाबाद में बैठे हुए थे ना। मर जाए लोग, कोई मसला नहीं है। देखें फिर आप बात ट्विस्ट कर रही हैं। एक बंदे को, एक जानवर को नहीं मरना चाहिए। देखिए कि FIR तो किसी ऐसे शख्स पे होनी चाहिए ना जिसका कोई रेलेवेंस हो। मैं ये कहता हूं, मेरा ख्याल है कि अब उनका अपना जाती फैसला है, वो समझते हैं मैं डिफेंड करूंगा, मुझे गलत किया गया, और वो जब अपने आप को मॉरल हाई ग्राउंड पे समझते हैं कि मैं ठीक हूँ, वो नहीं रिजाइन करेंगे। यू शुड, अगर ये बड़ी आपने पार्टी की साथ बिल्कुल एज यूजुअल लॉयल रह के कहा है, क्योंकि खबरें जिनकी आ रही हैं नए वजीर खजाना में उनमें आपका नाम है, आपको तो कहना चाहिए करें रिजाइन। नहीं देखें, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मैं जिस पोजीशन पे काम कर रहा हूँ वैसे वहीं पे काम करूँगा, कोई इशू नहीं है, ओहदों से फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं ये भी बता दूँ कि डार साहब को भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, पहले भी करते थे, अब भी करेंगे। लेकिन ये तो एडमिशन ऑफ गिल्ट है ना, क्यों रिजाइन करें? एडमिशन ऑफ गिल्ट हो जाएगा अगर रिजाइन कर दिया। पीपल्स पार्टी के लिए रिजाइन करें, क्यों सर, क्यों रिजाइन करें? देखिए बड़ा सिंपल बात है। पहली बात तो ये है कि उनके खिलाफ किसी ने, इसहाक डार साहब के खिलाफ किसी ने इल्जाम नहीं लगाया। जब वो इन्वेस्टिगेशन हुई तो वहां पे इट्सल्फ, जब उनको हुदैबिया में बुलाया गया वहां पे, तो वहां पे जो उनके एसेट्स हैं उनका एकदम से छलांगे लगाकर कोई 900% ऊपर चले जाना, तो ये एक अलार्मिंग चीज है। और ये सिर्फ वो अभी वो भी खुल जाएगा। लेकिन असल चीज ये है कि ये इशू नहीं, हाई मॉरल ग्राउंड का इशू नहीं है। इशू ये है कि अगर आपके मुल्क का वजीर खजाना करप्शन चार्जेस पे अदालतों के अंदर पेश हो रहा हो और उस पर फर्द जुर्म भी आयद हो जाए, इन्वेस्टिगेशन स्टेज से आगे चलेगी ना बात। ठीक है, क्योंकि वो बाकायदा रेफरेंस फाइल हो गया। ठीक। अब मुझे ये बताएं कि आपके वजीर खजाना अगर ऐसी कैफियत में है तो आपको कौन दुनिया में संजीदा लेगा? आपके साथ कौन बात करेगा? कौन सा इदारा है जो बात करेगा? वो कहेंगे कि पहले अपने चार्जेस से आप क्लीन स्लेट लेकर आए, तो फिर आकर हमारे साथ कोई बात करें। ठीक है, इकोनॉमी की पहले ही बुरी हालत है। अगर आप एक्सपोर्ट्स को देखें, अगर आप डेफिसिट को देखें, अगर आप रेवेन्यू टारगेट्स को देखें, अगर आप डेट को देखें, जिस मर्जी चीज को देखें, सो वो बहुत बुरी कैफियत पे हम पहले ही जा चुके हैं। और अगर ऐसे में अगर वजीर खजाना रहते हैं इसहाक डार साहब, ये इनकी अपनी पार्टी के लिए और मुल्क के लिए भी ये बहुत इस वक्त इंपॉर्टेंट है कि सारा जो भी आपके साथ बैठेगा वो पहले ये सोचेगा कि आप तो पहले करप्शन चार्जेस में बैठे, हम आपसे क्या बात करें। तो ये एक मुश्किल सूरत हाल है, ये एक मुश्किल सूरत हाल है। और उस सूरत हाल से बेहतर है कि अपने आप को भी और मुल्क को भी निकालने के लिए जैसे नवाज शरीफ साहब मुल्क के लिए काम कर रहे हैं वैसे वो भी करते रहे। देखिए एक छोटी सी इंटरवेंशन, हमारी पार्टी को मशवरों की जरूरत नहीं है, हम अपने लिए बेहतर फैसले खुद कर सकते हैं। ये जितने लोग हैं हमें मशवरा दे रहे हैं, देखिए उनकी राय हो सकती है। लेकिन मैं बिल्कुल ये आपसे कहना चाहूँगा कि इस मुल्क में किसके ऊपर चार्ज नहीं है। किसी पे मॉरल चार्जेस हैं, किसी पे करप्शन के चार्जेस हैं, किसी के ऊपर इनएफिशिएंसी के चार्जेस हैं। इस तरह से अगर हुकूमतों से आप बंदे हटाना शुरू करेंगे तो फिर हुकूमतें नहीं चलेगी। सब पे चार्जेस हैं इस वक्त। एज वी स्पीक इमरान खान साहब के ऊपर भी चार्जेस तो लगे हुए हैं, उसका फैसला आ जाएगा। रिजाइन क्यों करना चाहिए वज़ीर ख़ज़ाना को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें फ्रिया, मैं गुफ्तगू सुन रही थी, राना साहब मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, लेकिन इस मुल्क की बदकिस्मती है कि हमारी लॉयल्टी पार्टीज़ और शख्सियात के साथ पहले है और इस मुल्क के साथ बाद में है। हम ये समझते हैं कि चूँकि वो PMLN के वज़ीर ख़ज़ाना है, चूँकि वो इस वक्त इसहाक डार साहब नवाज शरीफ साहब के समधी हैं और वो इतना इंटरकनेक्टेड रिलेशनशिप है फैमिली टू फैमिली, तो उनका इंटैक्ट रहना पाकिस्तान के लिए इंतहाई ज़रूरी है और इनकी जमात के लिए ज़रूरी है। क्या वो मुल्क के लिए ज़रूरी है? इस वक्त सबसे बड़ा बिग क्वेश्चन मार्क ये है कि इस वक्त पाकिस्तान दुनिया भर में, मुझे दुनिया की
कोई ऐसी तारीख और हिस्ट्री निकाल दें जिसके अंदर एक ऐसा शख्स हेड कर रहा हो, आपके नेशनल कस्टोडियन हो आपके नेशनल एसेट्स का, जिसके ऊपर खुद एलिगेशंस हों और जो खुद मुल्ज़म के तौर पे अपने आप को एक्सप्लेन करता फिर रहा हो, ये बताता फिर रहा हो कि जी जब मैं आया था तो 91 लाख के मेरे एसेट्स थे, तो अब आज 1 अरब के हो गए। 91% जो 91 गुना इजाफा जो है इसमें, उसके पीछे गिदड़ सिंगी क्या है और क्या उसकी रेसिपी है और क्या ऐसा फार्मूला यूनिक जो इसहाक डार साहब के पास है, जो आपकी नेशनल इकॉनमी, नेशनल एक्सचेकर और आपकी ओवरऑल एज आ फाइनेंस मिनिस्टर आपकी परफॉर्मेंस को तो वो उतनी तेज़ी से रेप्लिकेट या मल्टीप्लाई नहीं कर सका आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को, लेकिन आपके पर्सनल एसेट्स को वो कई गुना ज़्यादा आपने उस पोजीशन को यूज़ किया, आपने और ये सारे। इसमें इम्पोर्टेंट बात फ्रिया ये है कि वाई ही शुड रिज़ाइन, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की जो पूरी दुनिया में जगहसाई हो रही है, आपकी नेशनल बाइंडिंग्स है, आपकी एक नेशनल कमिटमेंट होती है, इंटरनेशनल आपकी नेगोशिएशन है, आपने एज अ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, नेगोशिएशन में एंगेज होना है। और इन हालात में जिसमें पाकिस्तान ऑलरेडी एक्सटर्नल इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस में डूबा हुआ है, ट्रैप में है हम, और वहाँ हमारे घर के अंदर से जिस शख्स ने सारे इंस्टीट्यूशंस को फाइनेंस करना है, जिसकी जो ऑक्सीजन है तमाम अदारों के लिए, जिसके रिसोर्स से बाकी अदारों ने चलना है, उसका हेड जो है अगर खुद जो है इल्ज़ामात की जद में है तो उसका इस सीट पे बैठना पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए खतरा है, उसका इस सीट पे बैठना पाकिस्तान के वकार के लिए खतरा है। और इंटरनेशनली पाकिस्तान का इकोनॉमिक इंटरेस्ट हर्ट होगा और पाकिस्तान की इकोनॉमी अब किसी और ऐसी जगहसाई और नई किसी एडवेंचर को अफोर्ड नहीं कर इकोनॉमी कहाँ खड़ी है, सीवियर क्राइसिस, और मजीद उसमें कोई इस किस्म का झटका हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। वो एशियन तरक्याती बैंक की जो रिपोर्ट है वो अलार्मिंग है, आप राणा साहब को पता होगा, वो उसको पढ़ लें वो क्या कह रहे हैं। और पाकिस्तान की इकोनॉमी में एक वाइब्रेंट, शफाफ, कमिटेड और डिवोटेड लीडरशिप को इस वक्त आगे आने की जरूरत है। सरदार साहब वो काम नहीं कर सकते जो, लेकिन ये भी देखना है कितना वक्त रह गया इलेक्शन तक। शहजाद अकबर साहब, थैंक यू वेरी मच। ये जो आमदन से जायद असासे बनाने के इल्ज़ाम में फर्द जुर्मायत की गई है वज़ीर ख़जाना पर, ये कितना बड़ा इल्ज़ाम है, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं? क्या इसकी शेडो में हम समझते हैं कि उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री से रेजिग्नेशन दे देना चाहिए? जी फैया, देखिए जो इल्ज़ाम है और जो रेफरेंस उनके ऊपर है वो बहुत शदीद नौयत का है। ये लॉ पाकिस्तान में सबसे पहले एहतसाब ब्यूरो के ज़माने में 1997 में बना था जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे। इसके अंदर जो प्रिजम्पशन एक है कानून की वो ये है कि अगर आपके पास आपकी ज़राए आमदन से ज़ायद असासे हैं तो प्रिजम्पशन ये है कि आपने करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस से वो एक्यूमुलेट किए हैं, और इस शक का इतलाक सिर्फ पब्लिक ऑफिस होल्डर पे होता है, यानी कि आप किसी सरकारी ओहदे पे रहे हों। इसहाक डार साहब के ऊपर ये रेफरेंस काफ़ी शदीद है और सीरियस है। उसकी रीज़न ये है कि इसमें जो प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी होती है या काम होता है वो खासा आसान होता है बनिस्बत एक करप्शन को साबित करने के, क्योंकि इसमें प्रोसिक्यूशन ने यह साबित करना है कि आपके पास जो एसेट्स हैं, जो आपकी जायदाद है वो क्या है और आपकी जाहिर करदा असासे क्या थे। ये दो चीज़ें साबित करनी होती है और उसके बाद बारे सबूत जो है वो डिफेंस पे चला जाता है। तो डार साहब को साबित करना पड़ेगा कि अगर मैं आपको रिमाइंड कराऊं शहजाद अकबर साहब, क्विकली हम इधर भी आ जाएं कि डार साहब ने काफ़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अगर आपको याद हो, उसमें उन्होंने कुछ सवालात के जवाबात भी दिए थे। सो हमें मोर और लेस पता है कि वो क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू है इस हवाले से। तो आपको लगता है कि वो मुतमईन कर पाए? देखिए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सवालात का जवाब देना होता है वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट होती है और आप उसमें बात को कुछ भी किस तरफ भी ले जा सकते हैं।
जो आपको अदालत के अंदर चीज़ों का जवाब देना है वो आपको डिसप्रूव करना है प्रोसिक्यूशन के केस को। प्रोसिक्यूशन का केस ये है कि ये आपके असासे हैं, इनकी मालियत ये है और ये आपके जाहिर करदा आमदन से ज़्यादा है। जो मेन सवाल इस वक्त हमारा है कि व्हाट डू यू थिंक, शुड ही रिजाइन? देखिए, रिजाइन करना जो है ये एक मॉरल क्वेश्चन है, ये लीगल इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो रिजाइन करें, लेकिन अगर आप इसमें पूरी दुनिया की नज़ीर देखें तो एक सिंपल सी चीज़ है कि आप फाइनेंस मिनिस्टर हैं, आपके इंतहाई अहम ओहदे पे हैं, आपने 6 माह के अंदर अपने ऊपर 23 वॉल्यूम के बनाए हुए रेफरेंस का जवाब देना है, आपकी पूरी डेडिकेशन होनी चाहिए अपना नाम क्लियर करने के ऊपर। तो जो मॉरल रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज ये कोई किसी के ऊपर FIR नहीं हुई, ये एक सीरियस केस है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये रेफरेंस भेजा गया, ऑर्डर दिया गया नैब को, नैब ने रेफरेंस बनाया, तो ये तो अब एक मॉरल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें सियासत इतनी गुडमुड हो चुकी है कि ये कहना मुश्किल है कि कौन सी साइड ठीक कह रही है। राइट, हम एक वक्फा लेते हैं एंड राना साहब, कम टू यू। कीप वाचिंग टुनाइट फेयर। एंड वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आज पूरे 2 माह हो गए हैं। इन 60 दिनों में शरीफ खानदान के खिलाफ मुकदमात में तेजी भी आती हुई नजर आई। एक के बाद एक नई तब्दीली हमें नजर आ रही है, नई मुश्किल नजर आ रही है। इन मुश्किलात और मुकदमात पर अगर नजर डालें तो वो कुछ यूं है। 28 जुलाई को अदालत ने मियां नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया था। 21 जुलाई को नैब ने शरीफ खानदान के खिलाफ 4 रेफरेंसेस मंजूर कर लिए। 20 सितंबर को वजीर खजाना इसहाक डार के असासे मुंजमद और वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए। 21 सितंबर को लाहौर हाई कोर्ट ने मॉडल टाउन रिपोर्ट मंजर आम पर लाने का हुक्म दिया। 24 सितंबर नैब ने नवाज शरीफ के खिलाफ 25 प्लॉटों की गैर कानूनी अलॉटमेंट का केस खोल लिया। 26 सितंबर नवाज शरीफ एहतसाब अदालत में पेश हुए। पहले बड़ी चमकगोइयां थी कि शायद नहीं पेश होंगे, उनकी तरफ से भी इंदिया दिया गया था। फिर 26 सितंबर ही को सिंध हाई कोर्ट में नवाज शरीफ के खिलाफ अमेरिका की जानिब से, मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ अमेरिका की जानिब से जो एक फंड मिला था तालीम की मद में, जिसकी जो रकम है वो $70 मिलियन की है, उसकी तहकीकात के लिए दरख्वास्त पर समाअत का आगाज हुआ। और आज वजीर खजाना इसहाक डार पर नैब अदालत ने फर्द जुर्म आयद कर दी है। फर्द जुर्म आयद होने के बाद अब इखलाकी तौर पर उनसे ये कहा जा रहा है कि वो रेजिग्नेशन दे देगा। ये तमाम मामला हमें इकट्ठे नजर आ रहे हैं और ये अब काफ़ी बड़ी हद तक आगे जाते हुए भी नजर आ रहे हैं। मगर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की नवाज शरीफ साहब ने, उसमें वो बिल्कुल तसादुम की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं बजाय कोऑपरेट करने के। तो क्या स्ट्रेटजी है आपकी? देखिए, मैं बड़ा हैरान हूँ। एक तो पूरी कौम हैरान है कि ये एकदम से सारी चीज़ें इकट्ठी कैसे हो रही हैं। ये एक सवाल है जिसका जवाब हम ढूंढ रहे हैं। दूसरी बात ये चीज़ है, आपने इतनी लंबी लिस्ट दी और ये अचानक 1-2 महीना में 70 मिलियन आ गया, ये आ गया, वो आ गया। एक नैब को जो है प्लॉट्स भी तो 1 साल से ज़्यादा हो गया था। आपने कहा मतलब ये नैब को प्लॉट्स भी याद आ गए। देखिए, इसहाक डार साहब के बारे में मैं जो थोड़ी सी बात बताना चाहूँगा। 14 साल के बाद वो पाकिस्तान आए। 14 साल के, इन 14 साल में ही वॉज इन बहुत बड़ी पोजीशन पे मिडिल ईस्ट में। वो फंड मैनेजर थे और एडवाइजर थे गवर्नमेंट्स के। वो कम से कम $1-1.5 मिलियन उसका लेटर दिखा दें, वो कर लेंगे। वो तो अदालत में देंगे ना जी। ही इज वेरी कॉन्फिडेंट कि वो एक पैसे का हिसाब देंगे। ही इज एन अकाउंटेंट। वो $1.5-2 मिलियन पर मंथ की उनकी इनकम थी इस दौरान, जब 10-15 साल वो पाकिस्तान। तो या 1.5 मिलियन होगी या 2 मिलियन होगी। 14 साल के बाद हमारी हुकूमत आई है। ये 4 साल पाकिस्तान तक वो 2 मिलियन पर मंथ लेते रहे हैं। आप ये कह 1.5 से 2 मिलियन पर मंथ। 1.5 से 2 तो नहीं होगा डॉलर्स। अच्छा ठीक है, कहाँ से लेते रहे? जो वो कई $100 मिलियन के फंड्स मैनेज करते थे गल्फ के अंदर, उनके काम करते थे। मुझे एज अ पर्सन जिन्होंने मैंने उनके साथ काम किया है, जॉब थी, ये हमारे पेपर से ये हमें आज उन्होंने बड़े कंफर्टेबली अदालत में कहा कि मैं एक चीज साबित करूंगा। ओके, तो इंशाल्लाह वो करेंगे। देखिए, अर्थमेटिक पे वो गलत नहीं जाएंगे। ये अगर कहें कि जमा तफरीक में भी वो उनको नहीं आती तो फिर मैं समझता हूँ। जहां तक नवाज शरीफ साहब की आपने बात की, पहले दिन भी उनकी यही बात थी, आज भी वही बात है। जो हमें जो जिन चीजों की तकलीफ थी, उन्होंने कहा था हम बिल्कुल सर तस्लीम खम करते हैं। देखिए, ये जो कुछ मियां नवाज शरीफ कह रहे हैं, ये पाकिस्तान के एमिनेंट वकला ने कहना शुरू किया।
आपके एक्स अटॉर्नी जनरल ने कहना शुरू किया, उन्होंने कहा ये सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच कहता है ये केस लेने के काबिल नहीं है, दूसरा बेंच कहता है ले आओ और माफिया बना देता है और हमें डॉन बना देता है। कि सडनली एकदम से सुप्रीम कोर्ट एक जो है आपने जैसे कहा कि एकदम से बहुत सारी चीजें खुल रही हैं, तो मेरा ख्याल है कि हम तो सियासी लोग हैं, हमने तो आवाम की अदालत में जाना है, जो अदालत ने सजा दी वो मान ली। ओके, लेकिन ये कहा गया तस्लीम नहीं किया गया। नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा इस वॉच में? और मेरे बच्चे उन हीरों से बनी JIT के सामने कई बार पेश हुए जिन्हें व्हाट्सएप कॉलों के जरिए चुना गया। फैसलों की साख ना रहे तो अदालतों की साख भी नहीं रहती। हमारी तारीख ऐसे फैसलों से भरी पड़ी है जिनका जिक्र करते हुए भी नदामत होती है। तमीजुद्दीन से लेकर नवाज शरीफ तक एक ही कहानी के बाब बिखरे पड़े हैं। क्या ये सही कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब? देखिए, पहले एक तो मैं जो कल सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने जो सुनी, तो उसमें पहली बार ये हुआ कि वो जो पहले कहते थे साजिश है, इसके पीछे हाथ है, कोई और हाथ है, हिडन हाथ है, वो नहीं उन्होंने कहा। सिर्फ कल अटैक किया तो अदलिया को किया। तो आप कह रहे हैं कि फौज को मैं ये समझ रहा हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो इनका ऑनस्लॉट होता था, बाकी लोगों को भी मैंने बात ही सुनी है, उस तरह से नहीं है। ये एक डिफरेंस है वाज़े तौर पर। राना साहब, और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है कि राना साहब ने दुरुस्त कहा कि वो बहुत बड़े हैं, मैनेजर है। अब तक की सूरत हाल के मुताबिक उन्हें अपने जाती अकाउंट्स में जमा का तरीका आता है और पाकिस्तान के अंदर तफरीक का जमा तफरीक को अगर मैं देखूं, मेरा नुक्ता नजर है जो मैं देख रहा हूँ, मेरा भी है। सो इस वक्त इस तरह से अगर आप उनके पास उनके रहे हैं तो फिर वो तो ख्वाजा आसफ साहब कह रहे हैं कि मैं भी रहा हूँ, फिर अभी जो हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, इनका भी देखना है, अभी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, फिर जो अभी वज़ीर दाखिला बने हैं वो कहते हैं मैं भी बहुत हाई ग्राउंड पे मैं वहाँ पे जॉब करता रहा हूँ। जो अकामों के केस अभी वो डॉक्टर साहब ज़्यादा बेहतर जानती है, सियालकोट से हैं, वो कैसे आगे वो बढ़ रहे हैं। So ये चीज़ें देखिए, ये अगर ऐसा है तो वो कोई उनको अपने एहसासों में शो करने चाहिए थे, जो उन्होंने इलेक्शन में भरे हैं। जब से वो आए हैं यहाँ पे बने हैं फाइनेंस मिनिस्टर, उससे पहले जब वो सेनेट के मेंबर बने, उन एहसासों में ही तो डिफरेंस। मैं भी कोर्ट में मौजूद था, आप भी थे। उन एहसासों के जो एहसासों के दरमियान इतना तेजी से ऊपर छलांगे लगाकर उनके एहसासे चढ़े हैं, इसी बात का तो इशू है। इसी को उनको बताना है। और फिर उनके जो बेटे की उधर दुबई के अंदर जिस तरह से प्लाजाज हैं, जो बाकी चीजें जिस तरह से सामने आ रही हैं, तो वो सारी चीजें भी सामने आ रही। सो इसलिए हम ये कह रहे हैं, हम बड़ा एक जायज मुतालबा है, मसला सिर्फ एथिक्स का नहीं है। यहाँ पे पाकिस्तान का अपना सवाल है, पाकिस्तान के इंटरेस्ट का इशू है कि ऐसे वजीर खजाना को अगर आप रखते हैं तो उसको कौन दुनिया में डॉक्टर साहब, कल आपको लगा कि कॉन्फ्रंटेशन कम हुई है कि बढ़ गई है? देखिए, मैं ये पूछना चाह रही हूँ राना साहब से कि ये तो बता दें कि स्क्रिप्ट राइटर कौन है। ये स्क्रिप्ट राइटर जो लिखी हुई तकरीर मियाँ साहब को देता है और मियाँ साहब तोते की तरह रटी रटाई तकरीर पढ़ते हैं। पहली तो बात यह है कि जो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहा, वज़ीर आला रहा, 2 दफ़ा वज़ीर आला और 3 दफ़ा वज़ीर आज़म, उसको ये डिक्टेशन पर चलने की आदत क्यों है? वो कौन है जो पीछे बैठ के मियाँ साहब को स्क्रिप्ट लिख के देता है कि आज आपने अदलिया पे चढ़ाई करनी है, आज आपने जो है वो कौमी सलामती के इदारों को रगड़ना है, आज आपने जो है वो मोदी का एजेंडा आगे लेके चलना है, आज आपने हाउस इन ऑर्डर की बात करनी है, आज आपने जो है फॉरेन पॉलिसी के अंदर अल्ताफ़ हुसैन के साथ जो उसको पूरी कौम का गद्दार है उसके साथ आपने बैठना है और उसने वीडियो रिलीज़ करनी है और जिसमें आपके साथ उसकी हमदर्दियाँ और मरियम बीबी के साथ मोहब्बत के चर्चे और ओनरशिप जो है वो सोशल मीडिया उसमें आज भरा पड़ा है उन सारी कहानियों पे। कौम ये जानना चाहती है कि मियाँ साहब आप डिक्टेशन किससे ले रहे हैं? मियाँ साहब आपका वेल विशर कोई अगर होता आपको क्या ख्याल है कौन है ये पार्टी के लोग नहीं हैं, राणा साहब तो नहीं है। वो
नादान दोस्त हैं, वो दरबारी और हवारी हैं, जो ये समझते हैं कि जो ये बार बार कहते हैं ना कि हम आवाम की अदालत में जा रहे हैं। देखिए, अवाम की अदालत के अंदर ये नैब की जो केसेस खुले हैं 3000 करोड़ की जो करप्शन के हवाले से, जो अगले आने वाले दिनों में मियाँ साहब ने अगर कुछ नहीं किया, मियाँ साहब का दामन साफ है, तो मियाँ साहब उस पूरे नए प्रोसेस के अंदर अपने जो बच्चे बाहर बैठे हुए हैं, पूरी दुनिया को ये दर्श देते हैं कि इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लेके आए। अपने बच्चों को कहें कि अपने असासों समेत पाकिस्तान आए और आके पेश करें। वो बच्चे उधर छोड़ आए हैं, खुद इधर हैं। और मैं ये समझती हूँ कि ये अगले चंद दिन जो है, आपने कहा ना कन्फ्रंटेशन कम हुई, कन्फ्रंटेशन कम नहीं हुई। मियाँ साहब को पता है कि मैं अब सियासत के अंदर, तो सियासी मैदान के पार्लियामेंट के अंदर तो मैं आ नहीं सकता, अब मैं जो है कम से कम अपने एसेट बचाऊं। मनी लॉन्ड्रिंग के जो चार्जेस हैं उनसे बचने के लिए वो पाकिस्तान आए हैं। अगर उनके एब्सेंस में ये चार्ज फ्रेम होते हैं तो फिर वो मनी लॉन्ड्रिंग में जितनी दौलत माल पानी बाहर कमाया हुआ वो एसेट फ्रीज होंगे, और फ्रीज होंगे तो फिर ये किना ले तो पाप कमाए कितने ने तेरे घर दे, ये वो कहावत फिर आवाम पूछते फिरेंगे कि आपने सारी उम्र जो पैसे इकट्ठे करके बाहर भेजे अब वो भी फ्रीज हो गए हैं। अब उनकी मजबूरी थी आना करना। और ये बेसिक बात ये है कि नावल के आतर असल में ये तो नावल लिख रही हैं। असल में ये कि ये आतर रहे हिस्सेदार, ये पैसे दे के इन्होंने नजीर नाजी को 99 में आईबी के सीक्रेट फंड से जो तकरीर लिखवाई वो आईबी से पैसे दिए। तो चूंकि ये पैसे दे के नावल लिखवाते रहे हैं तो ये खिलाड़ी हैं उस मैदान के, लेकिन को ये बेहतर पता है कि इस वक्त नावल किसी का पढ़े मियां साहब। मुझे सवाल पूछिए, एक फिक्रा कहना चाहता हूं कि कल भी उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे नहीं होती। अभी वो उस माइंडसेट से बाहर नहीं आए, कल भी उन्होंने कौम को खिताब किया है। ओके, उस माइंडसेट से बाहर आना चाहिए। अभी भी वज़ीर-ए-आज़म समझ रहे हैं अपने आप को, समझ आ रही है स्क्रिप्ट राइटर कौन है, और सब प्रोटोकॉल के साथ ही जाते हैं। 3 दफा जिस वज़ीर-ए-आज़म को हटाया गया उसको स्क्रिप्ट राइटर की जरूरत नहीं होती, उनको पता होता है कि पाकिस्तान में कैसे हो जाते हैं। अभी तक तो नहीं हुए, अल्लाह माफ करे। ये सारी हरकतें बता रही हैं दारू पे चढ़ाई। आप बोल चुकी, मैं नहीं आपके बीच में बोला। देखिए, बात यह है कि सिर्फ हमारा पॉलिटिकल पार्टीज का फर्ज नहीं है कि कन्फ्रंटेशन से बचें, दूसरे इदारों का भी फर्ज है। फौज ने क्यों वो 2 ब्रिगेडियर भेजे, कहाँ भेजे? JIT में। भाई फौज आपने वेलकम किया, आपने मिठाइयां बांटी JIT के ऊपर। ये मैं आज मुझे क्लियर करने का मौका दे, मुझे ये मिठाई क्लियर करने का मौका। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कह रहे हैं कि फौज कोर्ट का, मुझे ये क्लियर करने का मौका दे। इमेजिन मिठाई क्लियर करने का मौका। इम्पैक्ट बताना चाहती हूँ नाज़रीन को, मिठाई का इल्जाम क्लियर कर दूं। PTI उस दिन बगलें बजा रही थी कि आज नवाज शरीफ जो है ना ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो दोनों ने बात तो सुन लेना, मैं आपकी मिठाई पूरी करने देना, मैं मिठाई पूरी कर दूं। वो जब वो नवाज शरीफ, हम लोग, हमारा जो वर्कर, आम वर्कर था, वो परेशान था कि नवाज शरीफ आज डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। वो जब डिस्क्वालीफाई नहीं हुए उन्होंने मिठाई तकसीम की। क्या आपने मासूमाना एक्सप्लेनेशन दिया? उस दिन हम बता रहे थे सर, मैं भी बताई थी 2 महीने बाद डिस्क्वालीफाई होंगे। लड्डू आपने हमारी बात ले, PTI का जो PTI का देखिए, एक ऐसी अदालत जो आपको माफिया भी कह दे, जजमेंट थी वो करप्शन पे उन्होंने इनको ना है करार दिया। 2 जजेस बीच में बोलती हैं, फिर आप बारी पे भी बोल दिया करें। देखिए, बट सर व्हाट यू से, सवाल है मेरा, मैं तो एक पीसफुल माहौल में बात कर सकता हूँ, मैं इतना नहीं कर सकता। मोहल्ले की लड़ाई नहीं कर सकता यहाँ बैठ। ये तो बता दें, आप कहते हैं फौज कोर्ट के हुक्म से इनकार कर देती जी, फौज इनकार कर देती JIT में अपने ऑफिसर्स, कोर्ट के खिलाफ फौज खड़ी हो जाती है। उनको इजाजत लेनी चाहिए, उनको बिल्कुल उनका रोल नहीं है। बीच में बोल रही हैं, जवाब मैं। देखिए, बात ये है, देखिए मैं अब इस दोनों तरफ से मोहल्ले की लड़ाई हो रही है। अच्छा, मोहल्ले की लड़ाई, वक्फा लेके आते हैं, हर कोई बात कर सर, ये एक वक्फा लेते हैं, उसके बाद हम यही सवाल करेंगे। लेकिन बड़ी अहम बात, राना साहब कह रहे हैं कि फौज को नहीं भेजने चाहिए थे अपने ऑफिसर्स JIT में, जबकि कोर्ट का ये हुक्म था, वही अफसर थे। आफ्टर ब्रेक कीप वाचिंग टुडेज़ फ़रिया। एंड वेलकम बैक। शहजाद अकबर साहब, अगेन इन रेफरेंसेस में अब
कितना वक्त और आपको नजर आ रहा है कि फैसला आने तक आएगा? क्योंकि बार बार नवाज शरीफ साहब का शिकवा यही है कि मेरे खिलाफ कुछ साबित नहीं हो सका। अब यहाँ पे कितना वक्त चाहिए होगा अगर कुछ साबित करना है या उनको बरी करना है? देखिए, जो इसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टाइम टेबल दिया गया है उसमें 6 माह की मुद्दत है रेफरेंस फाइल होने के बाद की, जिसके अंदर ये ट्रायल कंक्लूड करना है। और अगर ट्रायल डेली बेसिस पे इसके अंदर हेयरिंग हो और बेशक इसमें 2-3 दिन का वक्फा भी हो पर हेयरिंग, तो इन ट्रायल्स में इतनी ज़्यादा देर नहीं लगती है, क्योंकि इसमें मेन जो ट्रायल में डिले होता है वो विटनेसेस की प्रोडक्शन ना हो, विटनेसेस अदालत में पेश ना हो रहे, उनकी वजह से देर होती है। उसके अलावा इसमें कोई ज़्यादा देर नहीं होती। अगर ये मुकदमा सही तरह से चलता रहे तो 3-4 माह के अंदर ही ये कंक्लूड हो सकता है, क्योंकि जो विटनेसेस की लिस्ट दी गई है, मिसाल के तौर पे आज इसहाक डार साहब के केस में 18 विटनेसेस हैं और 23 वॉल्यूम का एविडेंस है। और जो वॉल्यूम एविडेंस है बेसिकली वो ये जाहिर करता है कि ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का केस है, इसके अंदर मुख्तलिफ कागजात पेश होंगे, तो उनकी पेशगी के अंदर वो वॉल्यूम पेश होते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता। ये इस पर बहुत ज़्यादा मुनसर होगा कि डार साहब के वकला अपने डिफेंस में क्या विटनेसेस लेके आते हैं और अगर लाते भी हैं या नहीं लाते हैं, और उसमें कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वो कितना प्रोड्यूस करते हैं। वैसे नज़र ये आता है कि उनकी स्ट्रेटजी ज़रूर होगी कि इस मामले को लंबा खींचा जाए, लेकिन अदालत अगर इसको सही तरह से देखे और गैर ज़रूरी इसके अंदर डिले ना होने दे, तो 3 से 4 माह से ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। 4 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब का मौजूद होना जरूरी है एहतसाब अदालत में? जी देखिए, जब तक उन्होंने अपनी दरख्वास्त दी थी उनकी एग्जाम्पशन के लिए हाजिरी से, आप मुल्ज़िम को हाजिरी से ससना दे सकते हैं, उसके लिए वैलिड ग्राउंड होनी चाहिए और अदालत की रजामंदी ज़रूरी है। जो उनकी दरख्वास्त है उसके ऊपर अभी तक फैसला नहीं हुआ, क्योंकि 4 अक्टूबर को मैं समझता हूँ कि अभी केस आगे चलने से पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो ये देखा जाएगा कि जो दीगर मुल्ज़मान उस केस के अंदर हैं, जिनमें उनके साहबजादे हैं दोनों और बेटी हैं और दामाद हैं, वो अगर पेश नहीं होते तो फिर उनकी मुकदमे की इलादगी की कार्रवाई शुरू होगी, जिसमें जो मुल्ज़मान पेश नहीं हो रहे उनके खिलाफ नाकाबिले वारंट्स पहले जारी किए जाएंगे, उसके बाद उनकी जायदाद की ज़ब्ती का एक पूरा सिलसिला होता है वो होगा, और साथ साथ जो मुल्ज़िम पेश हैं यानी कि मियां नवाज शरीफ साहब अदालत में पेश हो रहे हैं, उनके मुकदमे की कार्रवाई को बाकी जो ना पेश होने वाले मुल्ज़मान हैं उनसे अलग कर दिया जाएगा, और फिर वो केस की कार्रवाई तो शायद 1-2 तारीखें और पड़ें जिसके अंदर ये बाकायदा विटनेसेस प्रोड्यूस होने शुरू होंगे। लेकिन चूंकि अदालत के ऊपर ये 6 माह की मुद्दत का है तो वो कंक्लूड जल्दी होगा। सो वी हैव अ क्लियर पिक्चर के आगे क्या होने जा रहा है। लेकिन इसमें अगर हम थोड़ा सा वापस आएँ, जो अभी कहा है राना साहब ने, हीरो का जिक्र मियाँ साहब ने भी किया, उन हीरो में 2 फौजी भी थे। राना साहब कह रहे हैं कि फौज को भेजने नहीं चाहिए थे। पुराने माजी के हालात को जानते हुए थोड़ा सा इसमें मैं एक अर्ज कर दूं। देखिए, जो जहाँ तक राना साहब जो फरमा रहे हैं कि फौज के लोगों को नहीं भेजना चाहिए था, ये सरासर गलत है, क्योंकि अदालत ने जब ये कहा, देखिए सुप्रीम कोर्ट में हमारे आइन में लिखा हुआ है कि तमाम इदारे अदालत की मावनत के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। तो अगर किसी भी इदारे को कह दिया गया, जैसे SCCP को कहा गया, FIA को कहा गया, NAB को कहा गया, इसी तरह फौज के 2 इदारों को कहा गया कि वो अपने अफसरान को भेजें। अब अगर वो अपने अफसरान को ना भेजते तो वो उनके ऊपर तौहीन अदालत लग सकती थी, उनके पास तो कोई चॉइस ही नहीं थी। अब जहां तक मामला JIT का है तो देखिए वहां पे जो कंडक्ट सामने आया कि अदालत के अंदर जो चीजें पेश की गई वो अदालत को मुतमईन नहीं कर सकी, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी फराखदिली का मुजाहरा किया और ये मामला ट्रायल के लिए भेज दिया। तो ये एक और अपॉर्चुनिटी है मियाँ साहब के लिए, जहाँ पे आपने अपने आप को बेगुनाह साबित करना है, और अगर आप बेगुनाह साबित कर सके तो वो चीजें खत्म हो जाएंगी। ट्रायल तो पहले दिन से होना चाहिए था और राइट ऑफ अपील होना चाहिए था। फ्रीहाब, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जिस अदालत पे चढ़ दौड़े हुए हैं, और सुप्रीम कोर्ट को ये पहली हुकूमत है जो अपनी ही हुकूमत में होते हुए अपने अदारों को मिलान कर रही है, और जिस हुकूमत में या जिस जमहूरियत ने पावर करना है दीगर इंस्टीट्यूशन को और स्टेट के पिलर्स को स्ट्रेंथन करना है, ये हुकूमत और इसका वज़ीर आज़म जो खुद चूँकि डकलेम है, वो जो है वो बैठ के उस अदारे के साथ जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसने ये फ़ैसला दिया है, उसके हवाले से नाहल वज़ीर आज़म
कोई बात करता है तो पूरी कैबिनेट या पूरी पार्लियामेंट के अंदर बैठी इनकी टीम अगर उसको सपोर्ट करती है तो ये पार्लियामेंट के उस मैंडेट की भी तौहीन करते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी को चुना है और शाहिद खान अब्बासी अगर ये कहता है कि नहीं मेरा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ है तो इसका मतलब है कि वो पूरी पार्लियामेंट के मुंह पे तमाचा मारता है। लीडर कहा है। और दूसरी बात ये है कि आप ये बात जो कर रहे हैं शहजाद साहब, मैं उसको इंडोर्स करती हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर और आपका जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर एक सेट फॉर्मेट है, वो सेट फॉर्मेट के तहत सुप्रीम जो इन्होंने रिकॉर्ड टैंपरिंग की, जो इन्होंने वहाँ कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स की, वहाँ पे इनको डायरेक्ट हम ये समझते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारे जो लीगल एक्सपर्ट्स थे कि नवाज शरीफ को वारंट भी इशू होंगे और वहाँ रिकॉर्ड टैंपरिंग और फौजरी और कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स पे सजा भी होगी, लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट ने इनको फिर वेव ऑफ किया और वो केस जो है ट्रायल कोर्ट में भेज दिया बजाय इसके कि वो खुद फैसला देते और इनको वहाँ इनकी पनिशमेंट अनाउंस करते वो सारे फैक्ट पे। उन्होंने इनको एक और मौका दिया। तो ये काम एक और बात ये नैब की जिस नैब के हवाले से ये बात कर रहे हैं झटका होगा। देखिए बात ये है कि हमें वो नैब जो है जब यूसुफ रजा गिलानी हो या राजा परवेज अशरफ हो या कोई भी और मुलजम हो, जब उस नैब की अदालत में उसके वारंट इशू होते हैं तो वो बेल करवा के जाता है। तो वो ये नौखे लाडले शरीफ खानदान की जब वहाँ पेशी होती है या उसके समधी की होती है तो वो अदालत के अंदर पहुंच के मचल के देते हैं। तो अभी भी ये उस अदालत से खुश नहीं है, अभी भी और कल 200 का स्पॉट लेके ये वहाँ जाते हैं, अदालत को ये बनाते हैं कि जिस अंदाज से वहाँ जजेस को प्रेशराइज करते हैं, अदालत तो वो कल लग ही नहीं रही थी। और जिस जलाल से जिले सुबहानी पेश होने के लिए कहा था, पेश हो गए। क्या कोई मुल्जम कभी इस तरह अदालतों में पेश हुआ है? क्या पाकिस्तान की तारीख में आपने देखा? ठीक, मुल्जम जो है वो इस तरह का सरकारी वसाइल का, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए वहाँ जाए और अदलिया के मुंह के ऊपर तमाचा मारे, सुप्रीम कोर्ट के मुंह पे तमाचा मारे। उनको पेश करना चाहती थी वो पेश हो गए। ये जो कंपैरिजन अभी किया है फिरदौस आशिक अवान साहब ने पीपल्स पार्टी को किस तरह से पेशियां भुगतनी पड़ी और PMLN को, आप एग्री करते हैं इससे? अभी हमें ये कहा है शहजाद अकबर साहब ये कह रहे हैं कि फरागत अली का मुजाहरा किया अदालत ने, लेकिन देखिए ना बड़ी सादा बात है कि डॉक्टर आसम को पहले गिरफ्तार किया जाता है, अगर शर्जील मेमन बाहर से बेल करा के भी आता है तो उसको वही नैब वाले जो हैं यहाँ पे एयरपोर्ट पे गिरफ्तार करते हैं। आसफ जरदारी साहब को पहले जेल में गिरफ्तार करके रखा जाता है और फिर मुकदमात चलाए जाते हैं। और इनको ये डॉक्टर साहब ने जिस तरह कहा है कि ये वॉक इन जाएं और मचल के दें और बाहर आ जाए, एक तो ये आपका पसीना भी अदालत में ना गिरे, आप एक तो ये है। दूसरा इशू ये है कि ये क्या बात कर रहे हैं कि चांस नहीं मिला। पहले सुप्रीम कोर्ट में केस चला पनामा वाला, उन्होंने कहा डॉक्यूमेंट्स दे दे, नहीं दिए। फिर JIT बनी, JIT मांगती रही को डॉक्यूमेंट्स दे दे, जो आप कह रहे हैं कि हमारे पास एक डॉक्यूमेंट नहीं दिए। फिर दोबारा फिर वापस जब JIT की रिपोर्ट गई तो दोबारा फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चलो छोड़े JIT को भी, यहाँ पे दे दें। एक मिनट जस्टिस साहब को भी सलाह दे दें जिन्होंने कहा था ये केस नहीं बनता। लेट मी कंप्लीट। सो फिर आपने कहा कि उन्होंने अदालत ने कहा कि अब भी दे दें, तब भी नहीं थे, अब दोबारा फिर ट्रायल पे चले गए। इतने मौके कभी किसी को दिए नहीं गए। अगर कुछ है तो ये बात ठीक कह रहे हैं हमारे दोस्त, ठीक कह रहे हैं कि अल्टीमेटली ओनर्स ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ, बारे सबूत इन पे इन्होंने बताना है। जब ये मान लिया कि ये अल्हम्दुलिल्लाह फ्लैट मेरे हैं, देंगे ना, फ्लैट मेरे हैं लंदन के, अभी केस चल पड़ा है, बताएंगे कि कहां से पैसे, ये इसाकदार साहब बताएंगे ये पैसे कहां से आए, ये सारी चीजें। दूसरा मैं एक और पॉइंट, ये मुझे ये बताएं कि कौन सी JIT है जिसके अंदर ये ऑफिसर्स नहीं बैठे फौज के? क्या मॉडल टाउन में नहीं बैठे? क्या उससे पहले हुसैन खान वाला जो वाकया हुआ? हमें हर इदारे को अपना अपना काम करना चाहिए, सिविल मैटर्स के अंदर करना चाहिए। आपने आदत डाली ना, पहले आप ही बिठाते हैं, अदारों को आप लेके आते थे हर मामले में। आपने सारी JITs के अंदर बैठाया और फिर मिठाइयां तकसीम की जब आपके खिलाफ रिपोर्ट आ गई तो आपने कहा ये गलत हो गया। सर ये बात तो सही है कि पहले भी JITs में फौजी बैठते रहे हैं और आपने कोई तरह उस वक्त तो आपने 2 और ये तो अदालत में चंद दिनों में 10 वॉल्यूम इतने बड़े डब्बे आ गए, वो तो मुशर्रफ के 10 साल की मेहनत थी। ये तो अदालत ने बनाई, तो मुशर्रफ के 10 साल के डब्बे थे। जब हिजरत करके गए वो डब्बे उस वक्त के बने पड़े, वो 10 साल का वो आप हिजरत करके चले गए। ISI जो रिकॉर्ड लेके आएगी, दूसरी चीजें
रिकॉर्ड लेके आएंगे, ये तो ISI हमारे मुल्क की है ना एजेंसी। आप गलत काम करेंगे तो वो आपके खिलाफ लेके आएगी ना, लेकर आ रही है। हमारी जंग जो है वो मुशर्रफ की बाकियात के साथ। सादा सवाल ये है हमारी कि क्या जंग वो गलत है, आज मौजूदा फौज के साथ नहीं है। सादा सवाल क्या वो गलत है? हमारी जो जंग है ना वो मुशर्रफ की बाकियात के साथ है। बाहर से बैठ के बात कर रहे हैं। अपना दिफा नहीं कितनी बाकियात आपने अंदर ले उसको भगा दिया है। कितनी बाकियात ये सब वो सही कह रहे हैं कि आसपास देख लें, आपको नजर आ जाएंगे अपनी सफों में देख लें। ये पॉइंट बहुत उछाला जा रहा है। मुशर्रफ के साथ सारे लोग उस किस्म के 2 नंबर लोग नहीं थे। अगर कोई लॉयर हमारे खिलाफ है, वो नवाज शरीफ के वकील भी रह चुके हैं। अगर जाहिद अहमद आज हमारे साथ हैं, वो एक प्रोफेशनल हैं। अगर इधर आ जाए तो ठीक है। फौजी बाकियात से मसला हमने जाहिद अहमद पे कभी इतराज नहीं किया। बाकियात फौजी ना हो, फौजी ना हो, बाकी सब हमारे साथ जनरल्स रिटायर्ड हैं जो मुशर्रफ के साथ उनके खुद ही बात। आप देखें ना, वो कादर बलोच जो है वो कोर कमांडर है। एक मुशर्रफ का कोर कमांडर रोज 1-2 टेलीविजन 3-4 टेलीविजन पे फिरता है और रोज हमारे खिलाफ बातें करता है, तो वो बाकियात हैं। चलिए सर, ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, हमें यार रैप अप करना है। थैंक यू जेंटलमैन एंड डॉक्टर साहिबा, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।